आज क्लास 10th हम पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन है टाइप्स ऑफ जो रिएक्शन सब पढ़ रहे हैं उसमें जो बच्चों सेकंड है फर्स्ट हमने पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया। अब उसके बाद हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद आज हमारी सेकंड नंबर है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। याद रखिए अपघटन। अब आपको पता चल रहा है कि डिकम्पोज हो रहा है मतलब ये टूटती है, डिकम्पोज होती है। तो देखिए इस रिएक्शन में आगे जाने से पहले आप एक एग्जांपल को देखिए। आपने क्या करना है, एक क्या करनी है जो ड्राई आपकी क्या होती है बच्चों, देखिए ड्राई बॉइलिंग, जैसे टेस्ट ट्यूब होती है वैसी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। उसकी क्या करनी है, क्वथन लेनी है और उसमें आप क्या करेंगे 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेना आपको। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट ले लेना आपको, FeSO4 को ले लेना आपने। अब आप इसमें क्या करेंगे 2 ग्राम फेरस सल्फेट को लेकर इसको क्या करना है आपने, बॉयल करना है, गर्म करना है। और आपने इसके क्या करना है, क्रिस्टल पे ध्यान रखना है क्योंकि जो क्या होते हैं आपके फेरस सल्फेट होते हैं इसके क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं आपके हरे रंग के। किस रंग के होते हैं क्रिस्टल, हरे रंग के होते हैं। और जब आपको उसको क्या करते हो, इस जो बॉइलिंग ट्यूब है इसको आप क्या करते हो, गरम करते हो स्प्रिट लैम्प या बर्नर की सहायता से। तो उसके बाद आपको क्या होता है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आपने ये ऑब्जर्व किया इसमें बच्चों कि क्या है, जो फेरस सल्फेट है, ये जो फेरस सल्फेट होते हैं इसके क्रिस्टल जो होते हैं पहले ये हरे रंग के थे, तो ये हरे रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो ये सल्फर का दहन होता है मतलब ये जब बर्न होती है, जलती है, तो इसमें क्या होता है कुछ एक स्पेशल टाइप की क्या होती है स्मेल जो होती है वो आपको क्या होती है दिखाई देती है। या आपने जब इसको फील करते हो, जब आप इसको क्या करते हो उसमें लेकर क्या करते हो, जैसे आपकी एक क्वथन नली हो गई और इसमें आपने क्या कर दिया स्प्रिट लैम्प की सहायता से इसे गर्म कर रहे हो, तो इसके बाद क्या करते हो, जब इसे आप एक क्रिस्टल डाल रखें और इसे हीट अप करते हो तो इसके बाद इसे एक स्पेशल स्मेल आती है, इस स्मेल से आप पता करते हो। तो इस रिएक्शन को देखिए कि इसमें क्या हो जाता है आपका फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का पहला फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, FeSO4 होता है। और इसकी अगर हम क्या करेंगे फिजिकल सिंबल लिखते हैं तो ये सॉलिड अवस्था में हमको मिलता है। और इसको क्या हो जाता है हीट करने पर, मतलब इसको ऊष्मा देने पर ये क्या हो जाती है, जैसे हम इसको ऊष्मा दे देते हैं, हीट दे देते हैं मतलब गर्म करते हैं तो ये टूटता है। तो इसमें फेरस सल्फेट के क्या होते हैं 2 क्रिस्टल्स होते हैं। और इसके बाद जब ये टूटता है तो ये टूटने पर क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है फेरस सल्फेट होता है वो अपना क्या कर देता है, जो जल होता है उसमें जो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, इसमें क्या होता है 0.7H2O के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की पूरी बात की जाए तो गर्म करने पर क्या कर देता है, ये अपना जो क्रिस्टल होता है वाटर का उसे उसने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, रिलीज कर देता है। और इसका क्रिस्टल का जो मैंने आपको बताया था रंग बदल जाता है, जो स्मेल भी चेंज होती है। इसके बाद ये क्या हो जाता है, किसमें बदल जाता है आपका Fe2O3, जिसको आप बोलते हैं अपना फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसके बाद ये बन जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसमें ये क्या हो जाता है आपके डिकम्पोज हो जाते हैं। तो याद रखिए कि वियोजन अभिक्रिया में आप क्या देख रहे हैं, जब क्या होता है आपका क्या हो गया एकल अभिकारक, एक सिंगल रिएक्टेंट हीट देने पर, ऊष्मा देने पर या ऊष्मा में क्या होता है गर्म करने पर एक से अधिक क्या हो जाता है प्रोडक्ट में टूटता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात पता चल रही है कि एकल अभिकर्मक मतलब क्या है आपका एक सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट आप देख रहे होंगे सिंगल रिएक्टेंट आपका क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो गया है और टूट कर क्या है छोटे छोटे उत्पाद में क्या हो गया है, मतलब इसने क्या कर दिया है 1, 2 और 3, आपको 3 प्रोडक्ट दे दिए हैं। तो मतलब सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक से ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब टूट जाना,
इनका टूट जाना, और इसके बाद इनका क्रिस्टल क्या हो जाता है, अपना कलर भी बदल देता है। तो यहाँ पे क्या हो, आपको दिख रहा होगा कि फेरस जो है तुम्हारा जो सल्फेट था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल क्या थे, सॉलिड ठोस अवस्था में थे। तो वहीं क्या बात की जाए, जो फेरिक ऑक्साइड है ये भी क्या होता है आपका सॉलिड, मतलब ठोस होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड और बच्चों ट्राई ऑक्साइड जो होती हैं, ये दोनों क्या है, आपकी गैस है। ये आपने इनका फिजिकल सिंपल देख दिया। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ऊष्मा देने पर एक और रिएक्शन आपके पास आ रही है कि जब आप हीट देते हो तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉर्मूला सबको ध्यान आ रहा होगा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या करते हो, ऊष्मा देते हो, वही हीट गिरते हो या गर्म करते हो, तो उसको ऊष्मा देने के बाद क्या हो जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होता है। मतलब किस में टूटेगा, अगर आप इसको गर्म करते हो, हीटअप करते हो, उष्मा देते हो, तो इससे क्या हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आपने क्या बोल दिया, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें निकल गया। और इसके साथ साथ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी क्या है, ठोस अवस्था में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और जब ये टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये भी एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिसका आपने उपयोग क्या करते हो, बहुत सारे इंडस्ट्री में किया जाता है। जहाँ पे ये कैल्शियम जो ऑक्साइड है, इसको आप क्या कहते हो, चूना भी बोलते हो, चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। याद रखिएगा, इसे चूना या बिना बुझा हुआ चूना बोला जाता है। यह कब का हो गया है, कैल्शियम ऑक्साइड, याद रखिए, ठीक है। इसे चूना या बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है। और उसके साथ क्या है, इसमें अनेक उपयोगों में, इसका मतलब बहुत सारी जगह बहुत सारा यूज़ किया जाता है, सीमेंट के निर्माण में इसका यूज़ होता है। तो ये कह रहे हैं ऊष्मा के द्वारा की गई जो वियोजन अभिक्रिया है उसको हम ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं। तो याद रखिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऊष्मीय वियोजन भी हमें कहा जा सकता है। तो ये आपका एक अनदर एग्जाम्पल था, दूसरा था जो आपने किसके साथ देखा, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ दिया, कि जब हमने उसको ऊष्मा दी तो वो किस में टूट गया, वियोजित हो गया आपके कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ भी आप देखिए रिएक्टेंट सिंगल है और प्रोडक्ट आपके एक और दो प्रोडक्ट बन गए। अब इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि एक और एक्टिविटी करते हैं कि आप क्या कर लीजिए, एक वही जो आपकी क्या थी, आपके पास ड्राई बॉइलिंग ट्यूब थी, उसमें आपने 2 ग्राम अब क्या ले लेना है, इस पर लेड नाइट्रेट ले लेना है, PbNO3 ले लेना है आपने, PbNO3 ले लेना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेड नाइट्रेट को ले लीजिए आप, और उसके बाद क्या करना है, उसमें मतलब उसको स्प्रिट लैम्प की सहायता से गर्म करना है। उसके बाद आप क्या देखते हो, तो आपने देखा होगा कि आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो क्या होता है, एक ब्राउन कलर का, एक टाइम पे यहाँ पे भी ऑर्डर चेंज हुई थी, तो लेड नाइट्रेट के साथ भी क्या होगा, भूरे रंग का क्या होता है, धुआं निकलता है। और ये क्या होता है आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो इस अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2Pb, ये बैलेंस करने के लिए किया जाता है आगे से। ये आपका लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3, आपको पता है ये भी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसके बाद इसको भी क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान में, ठीक है, हीटअप किया जा रहा है इसको भी। तो इसके बाद क्या होता है, जैसे ही इसको ज्वाला में जलाया जा रहा था तो ये क्या हो जाता है, लेड ऑक्साइड, वही आपका 2PbO, ये आपका, तो यहाँ पे आपका हो गया लेड ऑक्साइड में मिल गया है। ये आपका था लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे देखिए, इसको देने के बाद ये क्या बदल गया, आपका लेड ऑक्साइड आपके पास मिला। इसके साथ साथ आपको क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके पास आ गई है। जो ब्राउन कलर का धुआं आ रहा था इसी का आ रहा था, और इसके साथ साथ आपकी ऑक्सीजन गैस भी इसमें रिलीज हुई है। तो आपको अगर फिजिकल सिंपल लिखने तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये क्या हो गए हैं, जो लेड ऑक्साइड था ये तो सॉलिड है, पर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के दोनों क्या हैं, गैस है। तो इसके रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें इसे बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 नाइट्रोजन, और इस तरीके से इसको क्या हो जाएगी, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने भी देखा कि एक सिंगल क्या था आपका, सिंगल रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट आपके क्या हो जाते हैं, एक से ज़्यादा बन जाते हैं। तो वो अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट, मतलब क्या होता है, जो अभिकर्मक होता है वो टूटकर आपका अभिकारक एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है। ये सब आपकी क्या कहलाती है, आपकी वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे तो अभी तक हमने क्या देखा था कि हीट देने पर क्या हो जाता है, किस तरीके से क्या होता है, रिएक्टेंट टूटकर प्रोडक्ट बनाते हैं।
अब इसमें एक और एग्जांपल आपके सामने है कि आपने क्या कर देना है, 2 ग्राम क्या कर देना आपने सिल्वर क्लोराइड AgCl को क्या कर देना है, एक चाइना डिस्क में, चाइना डिस्क होती है इसमें रखकर इसे क्या कर देना है, सनलाइट में रख देना है, मतलब धूप में रख देना है। तो धूप में रखने के बाद जैसे ही आप इसे रखते हो, उस पर देखते हो कि जो उसका कलर है वो कलर क्या हो जाता है, बहुत ही हल हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, डल हो जाता है। तो ये रिएक्शन क्या होती है कि जैसे ही आप क्या करते हो, सिल्वर क्लोराइड को क्या रखते हो, धूप में रखते हो, तो यह 2AgCl ये सिल्वर क्लोराइड है, और जैसे ही आपने इसको क्या रखा है, सनलाइट में रखा है, तो सनलाइट में रखने पर बच्चों ये क्या हो जाता है, इसका वियोजन देखिए कैसे होता है, ये कैसे डिकम्पोज होती है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, जो सिल्वर होता है ये आपका अलग हो जाता है, और जो आपकी क्या होती है, क्लोरीन होती है, ये क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, अपनी अलग हो जाती है। तो यहाँ पे आपको पता है कि सिल्वर सॉलिड फॉर्म में होता है, और आपका क्या है, सिल्वर क्लोराइड है वो भी आपका सॉलिड फॉर्म में। तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्शन क्या होती है आपकी सनलाइट में भी होती है। ऐसी एक और रिएक्शन क्या है आपकी, सेम इसी तरीके की किसकी साथ हो जाएगी, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ हो जाएगी। वही सनलाइट में रखने पर वो भी आपके सिल्वर में चेंज होगा, और आपकी क्या हो जाती है, जो ब्रोमीन है वो आपकी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ों का फर्क डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट से पड़ता है। कहीं क्या हो जाता है आपका, जो आप इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप अगर इलेक्ट्रोड में क्या होते हैं, धातु की जो 2 इलेक्ट्रोड है, अगर किसी विलयन में रखने पर 2 इलेक्ट्रोडों में क्या कर देते हैं आप, जो एनोड और कैथोड पे है, किसी सॉल्यूशन में रखने पर इनको क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने पर भी इनका क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है, ये टूटती हैं, कहीं पे सनलाइट की वजह से होता है। तो ये सब के सब क्या है, आपकी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट हीट या टेम्परेचर बढ़ाने पर या सनलाइट देने पर या इलेक्ट्रिसिटी देने पर एक से अधिक उत्पादों में टूटता है, वो आपका वियोजन अभिक्रिया है। ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो संयोजन अभिक्रिया थी आपकी, आपने इससे पहले पढ़ी थी संयोजन अभिक्रिया, उसका क्या है, जस्ट अपोजिट होता है। जहाँ संयोजन में क्या होता है आपके एक से अधिक, मतलब जो आपके क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, वो रिएक्टेंट क्या होते हैं आपके एक या एक से अधिक होते हैं, और प्रोडक्ट आपका एक बनता है। वहीं क्या होता है, जो आपकी वियोजन अभिक्रिया होती है, तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, आपका रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट क्या होते हैं, एक से ज़्यादा बनते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो आपने क्या देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की, प्रकाश की और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कह रहे हैं कि जिन सभी अभिक्रियाओं में ये ऊर्जा अवशोषित होती है, मतलब जितनी अभिक्रियाएं हैं, जिस भी अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। वहाँ आपने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे क्या हो जाती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, पैदा होती है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ऊष्मा पहले ही क्या कर ली गई है, अवशोषित हो गई है, ऊष्मा को पहले ही यूज कर दिया जाता है। तो जहाँ पे क्या हो जाती है, ऊष्मा क्या हो जाती है, पहले ही अवशोषित हो जाती है, वो रिएक्शन आपकी कहलाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। याद रखिए ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये लास्ट में कहलाएगा आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वो एक्सोथर्मिक था, तो ये आपको हो गया एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो जाती है, ऊष्मा पहले ही यूज हो जाती है, ऊष्मा जो आपकी हीट है वो हीट क्या हो जाती है, पहले ही एब्जॉर्ब कर दी जाती है रिएक्शन में। तो यहाँ हर जगह में देखिए टेम्परेचर, कहीं पे सनलाइट पहले ही एब्जॉर्ब अवशोषित की थी, और देन उसके बाद क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है, वो टूटी हैं। तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई थी, एंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।